हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल विषय को स्टार्ट करेंगे। भूगोल विषय का ये दूसरा वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग भारत की संरचना के बारे में देखेंगे। भारत की संरचना के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संरचना क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। संरचना तो संरचना जो होती है, भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। तो भूगर्भिक संरचना क्या है? चट्टानों की प्रकृति, उनका क्रम तथा उनकी अवस्था क्या है, उसको भूगर्भिक संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भूगर्भिक संरचना से किसी प्रदेश की उच्चावच तथा वहां पाई जाने वाली मिट्टी प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। तो भूगर्भिक संरचना के माध्यम से ही किसी प्रदेश की उच्चावची विशेषता और वहां पाई जाने वाले मृदा और मृदा की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। सतह पर स्थलाकृतियों के विकास को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक भूगर्भिक संरचना ही होते हैं। जो सतह पर जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसको निर्धारित करने के प्रमुख कारण क्या होते हैं? भूगर्भिक संरचना ही होती है। इसके साथ ही भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम लोग किसी संबंधित भूभाग की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि वहां पर किस प्रकार के संसाधन अवस्थित हैं। तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। संरचना के आधार पर भारत को हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के अनुसार भारत को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जो सबसे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भूभाग है, उसको कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत क्षेत्र। जो मध्य का भाग है, मध्य के भाग को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब फिर वहीं जो सबसे दक्षिण का भाग है, वो प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। भूगोलवेत्ताओं द्वारा भारत को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो भूगोलवेत्ता जो है भारत को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जब फिर क्या है, संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर का जो है पर्वतीय प्रदेश, उसे हिमालय पर्वत क्षेत्र कहा जाता है। उसके जो दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में जो भाग है, उसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ये क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो कुछ भूगोलवेत्ता क्या है, भारतीय भूभाग को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहले भाग को कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्षिणी, ये क्या है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? बाह्य प्रायद्वीपीय भाग। तो जो प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर में भाग अवस्थित है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य प्रायद्वीपीय भाग। इन दोनों ही स्थलीय भागों में निम्नलिखित भूगर्भिक अंतर पाया जाता है। तो जो इनमें अंतर पाया जाता है, उसी के आधार पर भारतीय भूभाग को कुछ भूगोलवेत्ता 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जो एक भाग है, मतलब जो भारत का दृढ़ भूखंड रहा है, उसको दक्षिणी प्रायद्वीप के रूप में वर्गीकृत करते हैं। या फिर यही उसके उत्तर में जो भूभाग अवस्थित है, उसको बाह्य प्रायद्वीपीय भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो बाह्य प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत क्या आते हैं? बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में आते हैं
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी मैदान। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ जाते हैं ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग को देखते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, इसकी विशेषता क्या है? यह विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। तो प्राचीनतम चट्टानें क्या है? जो आग्नेय चट्टानें हुआ करती थी, इग्निशियस रॉक, उससे संबंधित ये भूखंड देखने को मिलता है। ये अपनी प्रकृति में बहुत ही कठोर होती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, अत्यधिक कठोर है। ये कभी भी क्या है? सागरीय जल के संपर्क में नहीं आया है। यह सदैव ही स्थलीय भाग रहा है। ये क्या है? सदैव स्थलीय भाग रहा है और कभी भी पूरी तरह से समुद्र में नहीं डूबा है। और इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है, दक्षिणी प्रायद्वीप एक दृढ़ भूखंड है जिस पर टेक्टोनिक संचलन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर इसी कारण से क्या है, यहाँ भूकंप का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। भूकंप का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ ये जोन 2 के अंतर्गत, ये लगभग जो भारत का पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भूकंप के जो जोन होते हैं, ये जोन 2 के अंतर्गत आता है। जो इस भाग में जो पर्वत श्रेणियां हैं, दक्षिणी भाग में जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये या तो समाप्त हो गई हैं या तो अवशेष रूप में बची हुई हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस पर जो पहाड़ियां और पठार पाए जाते हैं, वो या तो समाप्त हो गए हैं या तो अपने अवशिष्ट रूप में देखे जाते हैं। दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं, दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो है अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब ये क्या है, अपनी तली का कटान नहीं करती हैं। तली का जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ये तली का कटान नहीं करती हैं और ये केवल अपने पार्श्वों का अपरदन करती है। तो इस प्रकार की नदियों की विशेषताओं को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि नदी अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। ये जो नदियां हैं, इन्होंने अपने आधार तल को लगभग प्राप्त कर लिया है। आधार तल प्राप्त करने का तात्पर्य यही है कि ये नदियां जो हैं अब तली में कटान नहीं करती हैं, जिसके कारण से इनका वेग क्या है? वेग भी समान प्रकार का हो गया है। वेग क्या है? समान प्रकार का, मतलब बहुत ही धीमा है, बहुत ही धीमा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में जो ये तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, तटीय मैदान भी क्या है? बहुत ही पुराने और ये संकरे हैं, पुराने हैं और संकरे हैं। ये पश्चिम में जो तटीय मैदान है और पूर्व में तटीय मैदान है, ये भी बहुत पुराने हैं तथा ये संकरे हैं। बाह्य प्रायद्वीपीय भाग से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है, बाह्य प्रायद्वीपीय भाग अर्थात भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और मैदानी क्षेत्र को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसका निर्माण जो हुआ है, नवीन एवं कोमल चट्टानों से हुआ है। ये क्या है? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जो नदियां निकलती हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसाद, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित प्रदेश है। तो ये यहाँ पर क्या है? नवीन और कोमल चट्टानों की विशेषता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इनके निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ सागरीय नितल पर हुआ। ये जो क्षेत्र है, भारत को मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या है? पहले टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस भूसन्नति होती थी। तो इसमें क्या है, जब भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर संचलन हुआ, तो इस प्लेट पर क्या है, ये जो टेथिस भूसन्नति है, इस पर क्या हुआ? इसका संपीड़न हुआ।
संपीड़न होने से इस जो क्षेत्र के मलबे थे, यही क्या है, आज के वर्तमान में हिमालय की परिणति के रूप में देखने को मिलते हैं, हिमालय माउंटेन की परिणति के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके विभिन्न भाग समय समय पर सागर में डूबते रहे हैं। तो जब फिर ये क्या है, प्रायद्वीपीय भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भाग जो था ये कभी भी पूरी तरह से सागर में कभी डूबा नहीं था। जब फिर ये क्या है, उत्तरी भाग जो है भारत का, ये क्या है, सागर में कभी ना कभी ये डूबा जरूर रहा है। इसी भाग में विभिन्न भूगर्भिक कालों या समयावधियों के सागरीय निक्षेप देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर इसी बेल्ट में क्या देखने को मिलते हैं, सागरीय निक्षेप देखने को मिलते हैं। यहीं पर पेट्रोलियम के भी होने के साक्ष्य है, जैसे असम के डिगबोई वाले इलाके में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के होने की संभावना है। यहाँ पर तो बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यह एक अस्थिर क्षेत्र है। अस्थिर क्षेत्र होने का कारण क्या है कि यहाँ पर अभी भी संचलन की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जिससे यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं। टेक्टोनिक संचलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। टेक्टोनिक संचलन के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संपीड़न के प्रभाव से वलन का विकास तथा वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। जब इस क्षेत्र में संचलन हुआ है तो इसी कारण से इस क्षेत्र में क्या हुआ है, हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ इस भाग में टेक्टोनिक प्रभाव होने के कारण वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी उत्थान का प्रभाव बना हुआ है। जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, अभी भी इसमें उत्थान की प्रक्रिया जारी है। यहाँ की जो नदियां हैं युवावस्था में हैं। जो हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने युवावस्था में पाई जाती हैं। युवावस्था में पाई जाती हैं, इनका वेग जो है बहुत ही तीव्र होता है। ये अपरदन अधिक करती हैं। ये साथ ही साथ ये क्या है, ये जो नदियां हैं तली का कटाव भी करती हैं। तो जिसके कारण क्या है, इससे इनकी अवस्था का पता चलता है कि ये नदियां अभी युवावस्था में हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ये गहरे गार्जों का भी निर्माण करती हैं। गहरे गार्ज मतलब महाखड्ड का निर्माण करती हैं। जब ये नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो मैदानी भाग में अवसादों को प्रवाहित करने की इनकी दर में कमी आती है। तो ये क्या करती हैं, ये नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। इस भाग की प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, गंगा और गंगा की सहायक नदियां, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख पर्वतीय नदियां हैं, हिमालय पर्वतीय नदियां हैं। इस भाग में सतलज गंगा का एक विस्तृत मैदान देखने को मिलता है, जिसका निर्माण प्रायद्वीप द्वारा हिमालय के मध्य अवस्थित निम्न क्षेत्र में नदियों के निक्षेप द्वारा हुआ है। ये क्या है, हिमालय पर्वत है, ये क्या है, भारत का प्रायद्वीप है। इससे नदियों के निक्षेप आए और हिमालय द्वारा इस क्षेत्र में निक्षेपों का जमा हुआ, जिससे भारत के मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के और टॉपिक को देखेंगे।